अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 7 एफआर का स्टार्ट कर दिया जी हमने। अच्छा जी, IS 16 हमारा ऑलमोस्ट हो गया हुआ है, तो इसको आपने रीड करने की जहमत की थी। रीवैल्यूएशन मॉडल अगर आपने एक्सेप्ट किया हुआ है, अप्लाई किया हुआ है, तो कितने अरसे बाद रीवैल्यूएशन करनी चाहिए? हर साल करनी चाहिए, हर 2 साल में करनी चाहिए, या हर 5 साल में करनी चाहिए? ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि स्टैंडर्ड की गाइडेंस ये है कि इतना रेगुलरली करो, यानी तब कर लो रीवैल्यू जब बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू में मटेरियल डिफरेंस आ जाए। ये तो मैंने आसान अल्फाज में समझाया। स्टैंडर्ड की ज़बान क्या है कि आपने इसको इतना फ्रीक्वेंटली रीवैल्यू करते रहना है कि बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू में मटेरियल डिफरेंस ना आए। तो सादा और सीधी बात क्या है, आपने तब उसको रीवैल्यू कर लेना है जब बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू में material difference आ रहा हो। तो the frequency of revaluations depend upon the changes in fair values of the items of PP being revalued. When the fair value of a revaluation differs materially from its carrying amount, a further revaluation is required. Some items of PP experience significant and volatile changes in fair values, thus necessitating annual revaluation. Such frequent revaluations are unnecessary for items with only insignificant change in fair value. Instead, it may be necessary to revalue them only once in 3 or 5 years. तो कहता है ये तो हर आइटम के ऊपर डिपेंड करता है, डिफरेंट आइटम में हो सकता है। लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो आपको 5 साल बाद रिवैल्यू करना पड़े लैंड जो है, और आप दूसरी तरफ प्लांट है जो आप हर साल कर रहे हो अगर मॉडल आपने अप्लाई किया हुआ। ठीक है, ये डिपेंड करता है। बहरहाल इंश्योर किस चीज़ को करना है आपने, frequency of revaluations depend upon change in fair value when fair value, ये असल चीज़ क्या, fair value frequency of revaluation depends upon, ठीक है जी, चेंज इन फेयर वैल्यू, चेंजेस इन फेयर वैल्यू क्या जी, व्हेन फेयर वैल्यू ऑफ अ रीवैल्यूएशन डिफर्स मटेरियली फ्रॉम इट्स कैरिंग अमाउंट, अ फर्दर रीवैल्यूएशन इज रिक्वायर्ड। ठीक है जी, ओके हो गया भाई। प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग हमने पहले दिन पढ़ लिया था, पहले दिन दूसरे दिन IS 16 में यहाँ पे। ठीक है, लेक्चर्स लो, ऐसे नहीं काम चलना कि आप आ गए और बैठ गए हो। अच्छा, अब अगली बात, तो यहाँ से क्या निकला जी हमारे पास, फ्रीक्वेंसी फेयर वैल्यूज पे डिपेंड करती है, फेयर वैल्यू मटेरियली डिफरेंट हो तो फर्दर रिवैल्यूएशन इज रिक्वायर्ड। बाकी आ गया ऐसे गपशप। क्लास वाइज रिवैल्यूएशन करनी है कि अगर एक आइटम पीपी का रिवैल्यू किया तो उसकी एंटायर क्लास को आपने रिवैल्यू करना है, ठीक है, टू विच दैट एसेट बिलोंग्स। ठीक है, हाँ, ये नहीं कि आपने, हाँ प्लांट कहता है प्लांट को रिवैल्यू किया है तो फिर सारे प्लांट एंड मशीनरी को करो। हाँ, उसके लिए जरूरी नहीं है कि फिर आप व्हीकल को भी करो, को भी करो, एक क्लास को करना है, क्लास वाइज एप्लीकेशन होती है। ठीक है, तो आइटम रीवैल्यू हो तो एंटायर क्लास को क्लास वाइज रीवैल्यूएशन। तीसरी चीज़ डेप्रिसिएशन, बिल्कुल वैसे ही जैसे कॉस्ट मॉडल में करते हैं, बस फर्क ये होता है कि यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन करते हुए क्या करते हैं जी, हम कैरिंग वैल्यू की बजाय रीवैल्यूड अमाउंट, लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट पकड़ लेते हैं और उसको रिमेनिंग लाइफ पे डेप्रिशिएट करते हैं। एंट्रीज वगैरह सेम होती हैं। हाँ, अगर सरप्लस आ रहा हो तो अब आपको पता है, अब तो पता होना चाहिए, फिर डेप्रिसिएशन की एक नहीं 2 एंट्रीज। वैसे तो पहले ही आपको पता था, बस मैंने तो रिवाइज करवाया जी। ट्रीटमेंट ऑफ इन रीवैल्यूएशन इंक्रीज और डिक्रीज ऑन रीवैल्यूएशन डेट, ऑन रीवैल्यूएशन इंक्रीज या डिक्रीज, वो जो OCI में आता है अगर सरप्लस को हिट कर रहा हो तो, अगर PNL में ही सीधा चला जाए तो फिर तो अलग बात। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन के दिन अगर इंक्रीज आया तो इंक्रीज रिकॉर्डेड इन अदर कंप्रीहेंसिव इनकम टू द एक्सटेंट इट इज नॉट रिवर्सल ऑफ प्रीवियसली बुक्ड लॉस। यानी कि अगर सरप्लस आया है तो OCI में जाएगा, लेकिन अगर वो किसी प्रीवियसली बुक लॉस का रिवर्सल है तो फिर वो रिवर्सल PNL में होकर फिर बकाया बचेगा तो OCI में आएगा। ऐसे ही डिक्रीज इन रीवैल्यूएशन रिकॉर्ड करते हैं PNL में टू द एक्सटेंट इट इज नॉट अ रिवर्सल ऑफ प्रीवियसली बुक्ड गेन। ठीक है, अच्छा, ट्रीटमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन सरप्लस, अब क्या करें जी, सब्सीक्वेंट ट्रीटमेंट लिखना चाहिए था, सब्सीक्वेंट, ऊपर लिखा है ना ऑन रिवैल्यूएशन डेट, और यहाँ पे क्या है जी, सब्सीक्वेंटली। सब्सीक्वेंटली ट्रांसफर जो है वो आइदर डिस्पोजल पर कर सकते हैं आप, इंक्रीमेंटल ऑप्शन वाली ट्रांसफर की एंट्री हर साल ना करें, या ईयरली बेसिस पर भी कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके। अच्छा, तो जनरल रूल हो गया ना जी, लेकिन ये अगली बात भी जहन में रखनी है। ठीक है, अच्छा, अब जी री ट्रांसफर फ्रॉम रीवैल्यूएशन आइदर डिस्पोजल पे या
जो ईयरली बेसिस वाली है उसको इंक्रीमेंटल डेप्शन कहा जाता है। अच्छा, ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट, डिस्पोजल पे क्या करना है, जो रिमेनिंग सरप्लस पड़ा है वो फेंक दो रिटेन्ड अर्निंग, अगर नहीं पड़ा तो नहीं फेंकोगे। दीज ट्रांसफर्स आर प्रेजेंटेड इन स्टेटमेंट ऑफ, ये सब्सिक्वेंट ट्रांसफर जो है ये आपके ओसीए में नहीं प्रेजेंट होती, ये चेंज इन इक्विटी के अंदर नजर आती हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ हमने प्रैक्टिकली करके देखा था, लेकिन ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकली भी हेल्प करता है और आपके थ्योरेटिकली भी इसके एमसीक्यूज आपके तैयार हो सकते हैं। 8वां सवाल, 9वां सवाल हो गया था, 10वां सोल्यूशन टू बी प्रोवाइडेड, ये आज के हैंडआउट के अंदर मैंने आपको दे दिया। 11वां मैंने करवा दिया था, यानी कि हमने रीवैल्यूड एसेट को डिस्पोज भी किया था। फिर एक सवाल मैंने एडिशनल करवाया था, तो उसको मैंने यहाँ पे नंबर 12 कर दिया। अब आपको हैंडआउट जो मिलेगा उसके अंदर 12वां सवाल का, वो केएल था आई थिंक नाम उसका, ठीक है, तो वो आपके हैंडआउट में आ गया जी। ठीक है, ऑनलाइन वालों को भी मिल जाएगा। मैं अभी इस हैंडआउट पे इतना कुछ लिखा हुआ था, फिर ये उधर कॉपी करूँगा तो फिर इसको हटा देंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद चेंज इन एस्टीमेट भी आपको पढ़ा दिया था, एक छोटा सा सवाली भी हमने कर ली थी। और हमने कल बात शुरू की थी कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट की, तो मैंने आपको कहा था कि ये ट्राई कीजिएगा, तो पता नहीं आपने किया या नहीं। ठीक है, चलो अब इस सवाल को सॉल्व करके देख लेते हैं। अच्छा जी, अब उसने तो हमसे कहा है कि क्या कर दो, जर्नल एंट्रीज करो रिलेटिंग टू बॉटलिंग प्लांट फॉर द ईयर 31 दिसंबर X2 और X3। अच्छा, नोट भी कह दिया है, नोट आप रहने दें, ठीक है, फिलहाल नोट रहने दें। देखता हूँ फिर मैं आपके पास, अगर उसने डिस्क्लोजर आपकी किताब में दिया ही नहीं है, कहीं पे टेस्ट किया ही नहीं है, तो इसलिए आप रहने दें, आप पीपी का नोट फिलहाल रहने दें, कोई मसला नहीं। ठीक, अच्छा, अब सबसे पहली चीज, प्लांट जब 1 फरवरी को अवेलेबल फॉर यूज हुआ है तो इस दिन आपने इसको रिकॉर्ड करना है। एम आई राइट? अच्छा, ये प्लांट आ तो 2 जनवरी को गया है, तो फिर ये दरमियाने वक्त में क्या कहाँ पड़ा रहता है? इंस्टॉलेशन हुई तो कहाँ पड़ा होता है उस वक्त? नहीं, ना फैक्ट्री में ना गोदाम में, तो इंस्टॉलेशन चल रही होगी, वो तो लग गया होगा। अवेलेबल फॉर यूज 1 फरवरी को हो रहा है। देखो नहीं, अब मेरी बात सुनो, देखो आपने कोई, मैं सुना होगा नाम, बस मुझे आपको याद नहीं आ रहा। मैं मिसाल के तौर पे ये एंट्रीज मैं करवाऊंगा नहीं, मैं पहले वैसे ही जरा एडिशनल देख के चल रहा हूँ कि इंजन 1500 का आया, 1000 में करूँगा, ठीक है, तो आपने इसको प्लांट अकाउंट में डेबिट किया और कैश में क्रेडिट कर लिया। ये 1 जनवरी X2 पे मैं कह रहा हूँ। अब जब मैंने इसको प्लांट में डेबिट किया, ये 1500, ये इकट्ठा ही करेंगे, मैं फिलहाल सिर्फ समझा रहा हूँ, ठीक है। तो आपने बोला क्या कहा, सर अगर ये आपने प्लांट में डेबिट कर दिया तो यकम जनवरी है, 2 जनवरी है, जो भी है, 2 कर लो यार, उससे क्या फर्क पड़ता है, ये लो, ठीक है। तो अगर आपने इसको 2 जनवरी लिख दिया है तो फिर इसकी डेप्शन भी 2 जनवरी से स्टार्ट करें। तो फिर मैं कहूँगा यार 2 जनवरी को तो रेडी टू यूज़ नहीं हुआ, वो तो इंस्टॉलेशन वगैरह होने के बाद कहीं 1 फरवरी को जाके रेडी टू यूज़ हुआ। तो फिर आप कहेंगे सर ये तो कोई बात ना हुई है। तो फिर आर्जी तौर पे इसको एक अकाउंट में रखा जाता है जिसको कहा जाता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। क्या कहा जाता है जी? जब तक प्लांट इंस्टॉल नहीं हो जाता सारे खर्चे यहीं पे होते रहेंगे, ठीक है। 2 जनवरी को ही आपको कन्वेयर बेल्ट भी प्लांट में, मैं इकट्ठी ना एंट्री कर दूँ जरा इकट्ठी, ठीक है। तो प्लांट डेबिट, इंजन डेबिट, बल्कि इंजन भी तो प्लांट में ही होना है, इकट्ठी एंट्री कर देते हैं, ठीक है ना। बहरहाल मैं इकट्ठी एंट्री करता हूँ, वर्किंग में करवा दूँ, लेकिन फिलहाल क्या होगा, CWIP में डेबिट कर देंगे, फिर इसके ऊपर मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, लटरम पटरम सब लगता रहेगा। जिस दिन ये रेडी टू यूज़ होगा उस दिन CWIP को क्रेडिट करके उस दिन PPE को डेबिट करेंगे और डेप्रिशिएट करना शुरू कर देंगे। ये बीच में आर्जी तौर पर कहाँ पड़ा होता है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। अगर ये रेंट बीच में आ जाए तो PPE में नहीं जाएगा, बैलेंस शीट के फेस पे ही हम इसको PPE के नीचे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के तौर पे शो कर देते हैं, या PPE के नोट में जाके आगे सब नोट बना लेते हैं कि ये PPE हैं जो ओन्ड एसेट जो इन यूज़ हैं, और दूसरा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस अलग से पड़ा होता है, ठीक है। क्योंकि इसको डेप्सिट कब करना शुरू करेंगे, जब ये रेडी टू यूज़ होगा। तो अभी 2 जनवरी को आगे तो रेडी टू यूज़ हुआ नहीं है, तो ये एंट्रीज आपको बाद में करवाता हूँ, पहले छोटी सी वर्किंग हम कर लें, ठीक है। क्योंकि 3 चीज़ें इकट्ठी अलग अलग मतलब ये आ रही हैं तो इनको इकट्ठा करते हैं। अब मैं एक छोटी सी वर्किंग करता हूँ जी, क्योंकि कंपोनेंट्स अलग अलग हैं तो हर कंपोनेंट की कॉस्ट अलग है, उसकी डेप्रिसिएशन अलग होनी है, तो मैं फिर कॉलम्स भी अलग अलग ही रख लेता हूँ, ठीक है। तो वर्किंग 1 में कर रहा हूँ जी, मैं सबसे पहले लेता हूँ जी कॉस्ट प्राइस जी, कॉस्ट प्राइस इंजन
दूसरी चीज़ कौन सी है जी? कन्वेयर बेल्ट, CB लिख दूँ, CB। तीसरा क्या है जी? अदर स्ट्रक्चर, OS, भाई कह रहे हैं OS लिखें, अदर स्ट्रक्चर। और फिर टोटल, ये टोटल क्या होगा? ये प्लांट है। प्लांट क्या है? ये तीन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। एक छोटा सा सवाल किया था हमने, वो अपग्रेड और ओवरऑलिंग कॉस्ट की जो हमने वो भी एग्जांपल्स कर लिए हमने, ठीक है। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर, लेक्चर लोगे तो पता लगेगा। तो को काम है मुझसे भाई, मुझसे को काम है। अच्छा जी, तो उसमें सिर्फ एक मोटर थी और प्लांट था, तो काम चल गया था। यहाँ पे तो तीन तीन पार्ट्स हैं इस एसेट के, ठीक है। तो टोटल है वो प्लांट है, प्लांट, ठीक है। यहाँ पर क्या है? ये असल में वो प्लांट है, बॉयलर है या जो भी है वो प्लांट है ना, ये प्लांट है। तो ये टोटल आ रहा है। तो मैं PPE की एंट्री इससे करूँगा, फिगर से, सारे फिगर्स, सारे इंडिविजुअल आइटम्स को इकट्ठा कर लेंगे। तो कॉस्ट प्राइस कितनी थी जी? लें जी, इंजन 1500, कन्वेयर बेल्ट 2000 और अदर स्ट्रक्चर 800। सेम सवाल है, आपको बताया FAR 1 से उठा के मैंने यहाँ रखा, बट डॉलर कर दिया आप लोगों की फरमाइश पे। तो 1500, 2000, कभी कभी रुपीज़ भी रह जाता है ना, तो पर्दा थोड़ा ही आप लोगों से है जी, जो है सो है जी, और 800, ठीक है जी। तो टोटल क्या बन गया? टोटल बन गया 4300। अब इस 4300 से मैंने एंट्री पास करनी है। क्या एंट्री पास करनी है? ये वैसे एंट्री मैं नहीं करूँगा, इकट्ठी करूँगा, लेकिन फिलहाल मैंने कहा जी प्लांट नहीं, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ प्लांट, ताकि दूर से ही नजर आए। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है जी, ऐसा वर्क इन प्रोग्रेस है जो कैपिटलाइज होना है। अच्छा, क्या बन रहा है? ओ जी, प्लांट बन रहा है, ठीक है। 4300 रुपये से CWIP प्लांट का डेबिट, और कैश या पेएबल जो भी आप अज्यूम कर लें, कैश या बैंक, ठीक है, बैंक अज्यूम कर लें। ये एंट्री आपने कर दी, ठीक है जी। ये एंट्री किस दिन की है आपने? ये 2 जनवरी को की है। अब आपने, मैं ये सारी एंट्रीज को स्किप करा दूंगा, लेकिन अगर आप कहेंगे तो X1 है, X1 नहीं है, 2 है, मुझे लग रहा है 1 है। अच्छा, फिर 2 और 3 2 साल होंगे, नहीं लगा 1 और 2 उसने कहे। लो जी, X2 पे ये खरीद लिया। अच्छा, उसके बाद भाई अदर कॉस्ट भी इनकर हुई हैं, जिसमें डिलीवरी एंड इंस्टॉलेशन है। डिलीवरी एंड इंस्टॉलेशन को एसेट की कॉस्ट में ऐड करते हैं। और आखिरी पॉइंट ने कहा था जो अदर कॉस्ट हैं उनको आपने बांट लेना है बराबर बराबर तीनों पोर्शन में, या कोई और भी प्रोपोर्शन दे सकता था। वो कह सकता था जिसकी कॉस्ट ज़्यादा, ये भी उसको ज़्यादा चार्ज कर दो, वैसे कर लेते, प्रो रेटा जिसको कहते हैं, ठीक है। लेकिन उसने कहा इक्वल कर दो। अब 783 तो हमने ले लिया डिलीवरी एंड इंस्टॉलेशन का कह के, डिलीवरी एंड इंस्टॉलेशन, डिलीवरी एंड इंस्टॉलेशन 783,000 में चल रहा है सवाल, पता है ना, ऊपर मैंने लिखा नहीं है, माजरत जी, 3, और ये आ गया 261, हर एक के अंदर ऐड कर दिया आपने, और ये टोटल क्या हो गया? 783। अब इस 783 की एंट्री अगर मैं पास करवाऊँ आपसे, तो इसकी एंट्री भी वही है। वैसे तो मैं ये भी अलग अलग नहीं करूँगा, लेकिन चलो फिलहाल तो कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या बनी जी? बिल्कुल यही, कैपिटल वर्क इन इंस्टॉलेशन की कॉस्ट एसेट की कॉस्ट में ऐड होती है ना, लेकिन मैं एसेट को इसलिए नहीं डेबिट कर रहा फिलहाल, क्योंकि अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, इन प्रोग्रेस है, कंप्लीट होगा तो फिर ऐड करेंगे, PPE बनाएंगे, ठीक है। तो कितना आ गया जी? पूरा 783। तो आपस की बात है, अगर आप चाहते ना तो आप इन दोनों की एंट्री भी इकट्ठी कर सकते थे, कंबाइन कर सकते थे, यानी आप यहाँ पे क्या कर लेते? टोटल कॉस्ट, ठीक है। अब टोटल कॉस्ट यहाँ पे इकट्ठी कर लो, बल्कि यहाँ पे भी करो, क्योंकि डेप्शन भी अलग अलग करनी है ना जी। 1761, ठीक है, और ग्रैंड टोटल 50। अब ये 5083 से भी तो वही एंट्री बननी है। तो फिर इधर देखो, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं ये दोनों अलग अलग एंट्रीज को हटाकर एक एंट्री कर लूँ, ये एंट्री कर लूँ, ये टोटल से अगर आपकी इजाज़त है तो मैं कर लूँ। अब बोलो, तो फिर ये एंट्री हो गई है आपकी इजाज़त मिलते ही। CWIP डेबिट, कैश क्रेडिट 5083, ठीक है जी। लेकिन अभी भी ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, क्योंकि बच्चों अभी ये क्या है? अभी 2 जनवरी है और अभी इंस्टॉलेशन का काम चल रहा है, और ये रेडी टू यूज़ तो अगले साल जाके हुआ है, कहीं नहीं, अगले महीने जाकर हुआ है, ठीक है, ओके। अच्छा, अब अगली बात, उसके बाद क्या हो रहा है जी? एक अगला आइटम भी आ रहा था, अदर कॉस्ट के अंदर एक अगला आइटम भी आ रहा है, स्टाफ ट्रेनिंग। हाँ जी, इसका क्या करें?
कैपिटलाइज करें, कैपिटलाइज नहीं करते, ये तो एक्सपेंस आउट होता है, इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, एसिडिक कॉस्ट का पार्ट नहीं बनते। और वैसे भी एसिड को रेडी टू यूज़ करने के लिए ये नहीं लग रहा, ये तो उसको बाद में चलाने के लिए लग रही है, खर्चा हो रहा है। तो बहरहाल उसने तो जनरल एंट्रीज मांगी है, तो 2 जनवरी X2 को ही ये दूसरी एंट्री करोगे क्या जी। एक्सपेंस लिख देता हूँ मैं, स्टाफ ट्रेनिंग एक्सपेंस पूरा लिख लें आप बेशक। ट्रेनिंग एक्सपेंस ये 16 जनवरी को हुआ है, वेरी गुड। ये 5 जनवरी को हुआ था। अच्छा, वैसे डेट्स अलग अलग थी, ठीक है ना, यानी 2 जनवरी को मैं ये एंट्री का यूँ गायब कर दूँ, ठीक है, मैं 5 जनवरी को सारी एंट्री कर लूँ तब भी ठीक है। असूली तौर पे ना ये 43 की एंट्री होनी चाहिए थी 2 जनवरी को, और फिर ये 783 की अलग से 5 को। तो बहरहाल मैं 5 को ही कर रहा हूँ अब, ठीक है ना, बात तो समझ आ गई है। ये कौन सी इस तरह से अलग है, मैं तो पहली एंट्री जो करूँगा वो पीपीई की कर दूंगा, ठीक है। तो 5 जनवरी पीपीई की जब बनाना है इकट्ठी कर लेंगे एंट्री, काम हो जाएगा उससे भी। ये तो सिखा रहा हूँ अभी स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। चलो ऐसे ही है, मेरे ख्याल में तोड़ के ही चलते हैं, ऐसे नहीं, चस नहीं आनी, ठीक है। तो यहाँ पर यकम कोई बात क्या ऑनलाइन क्या क्यों रोएंगे, क्यों रोएंगे बताओ। प्लांट डेबिट और कैश क्रेडिट, ये ज़रा मैंने कहा यार ज़रा आप जब कर ही रहे हैं, मैंने तो सारी एंट्रीज ही गायब करनी है, तो आपको डेट वाइज एंट्री नज़र आए ना, ताकि कॉन्सेप्ट सही तरह से क्लियर हो जाए आपका। प्लांट डेबिट कैश क्रेडिट कितना हुआ था जी 4300 से, और उसके बाद फिर 5 जनवरी को प्लांट डेबिट ये 783 से। एंट्री इकट्ठी कर रहा हूँ बस मैं, वहाँ पे तोड़ के कॉस्ट का हिस्सा बनाया हुआ, ठीक है। ये मामला समझ आता है। उसके बाद हमने 16 जनवरी को ट्रेनिंग दी, तो एंट्री पास किया आपने 16 जनवरी को, क्या एंट्री पास की, ठीक है। तो ट्रेनिंग एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, तो ये एंट्री ऐसे ही रहनी है, इसमें कोई चेंज नहीं आला। ऊपर वाली 2 मैं गायब कर दूंगा इंशाल्लाह भी। ट्रेनिंग एक्सपेंस डेबिट, ट्रेनिंग कॉस्ट आ गई, एक्सपेंस आउट होगी, ठीक है। कितने से 60। लो भाई, ये एंट्री समझ में आती है। अच्छा, अब उसके बाद डन, ये भी दोनों डन। अब कहता है प्लांट वाज अवेलेबल फॉर यूज इन प्रोडक्शन ऑन यकम फरवरी 2000 ऑल्दो प्रोडक्शन ओनली बिगैन ऑन 1 मार्च। तो मैंने आपको एक दिन बताया था क्लास के अंदर, याद है ना, कि एसिड जिस दिन आया उस दिन भी नहीं डिडक्शन शुरू करनी, और जिस दिन एक्चुअली यूज हो रहा है उस दिन भी नहीं करनी। असल डेट क्या है, जिस दिन अवेलेबल फॉर यूज हो जाए। याद आ रहा है, 2-3 दिन पहले बात हुई थी, तो कल हुई थी, चलो। अच्छा, अब यकम फरवरी X2 को पहले तो आप क्या करो, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में से इसको निकाल कर, तो प्लांट डेबिट कर लो या पीपीई कर लो, बात आपकी मर्जी आपकी, ठीक है। प्लांट डेबिट और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ प्लांट क्रेडिट। अब ये पूरा 50-83 डेबिट हो चुका हुआ था ना, ठीक है। तो ये पूरा 50-83 आप यहाँ पे क्रेडिट कर लें। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप ये पहली दोनों एंट्री स्किप करना चाहें तो आप इस वर्किंग से आकर सीधी ये एंट्री पास करें। और वर्किंग के अंदर आप देखें, हमारा प्लांट आया था, फिर उसकी इंस्टॉलेशन हुई थी, तो फिर वो रेडी टू यूज हुआ, टोटल कॉस्ट इतनी होगी, ठीक है। तो ये दोनों जी 7 अच्छा जी कहाँ, ये कैसे हुआ 800? अच्छा जी। अब बच्चों मैं ये कह रहा हूँ कि ये एंट्रीज आप रहने भी देते तो काम हो जाता, इसके बगैर भी काम चल जाता, क्योंकि आपने ड्यूरिंग द ईयर ही आपका एसेट रिकॉर्ड हो गया ना, आपने ड्यूरिंग द ईयर ही इसको कैपिटलाइज कर लिया, तो ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस था और ड्यूरिंग द ईयर ही कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस से निकल आया, तो बस ठीक है। हाँ ये सही है, यकम फरवरी X2 पे कैश क्रेडिट नहीं हो सकता, ये कैश तो डिफरेंट टाइम पे क्रेडिट हुआ था, तो फिर CWIP क्रेडिट कर देना। ये बात समझ आ गई। चलो, इसका मतलब मेरे तो मतलब दिया फिर 2 ही एंट्रियाँ निकलियाँ हैं जी। ये हवाई जहाज को जरा ऊपर ले जाए ना, अगर हवाई जहाज को उड़ा दें, उड़ नहीं, उड़ का है इंडिया उड़। लो भाई, तो यहां से कहानी मैंने शुरू कर ली, ठीक है जी। अच्छा चलो, अब जरा सॉल्यूशन बना रहा हूं ना आपका, ले जी, यहीं से डायरेक्ट एंट्री शुरू कर दी। अब भाई यकम फरवरी को एसेट अवेलेबल फॉर यूज हो गया,
अब इससे ऑनवर्ड इसको हमने क्या करना है, डेप्रीशिएट। अब समझ आया कंपोनेंट्स को अलग अलग। वैसे एक कंपोनेंट वाला उस एग्जांपल में हमने किया था, इसमें प्लांट और मोटर भी थी, तो ब्रैकेट में ही हो गया था, लेकिन ये कैसे करते, ये तो चार चार चीजें आ रही हैं, लंबी सी ब्रैकेट बना लो, फिर हर एक की कॉस्ट अलग, रेजल वैल्यू अलग, लाइफ अलग, ठीक है। चलो कोई नहीं, अब मैंने लंबी सी वर्किंग कर ली है, अब इसको डेप्रीशिएट करना है हमने। टोटल कॉस्ट को क्या करना है जी, तो मैंने डेप्रीसिएशन एक्सपेंस निकालना है और ये निकालना है x2 का, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे पास आता है जी इंजन। इंजन कह रहा है जी मैं आ गया हूँ। मैंने कहा अच्छा बिस्मिल्लाह, तुम्हारी रेजिडुअल वैल्यू कोई है? उन्होंने कहा जी है 500। मैंने कहा ठीक है, 1500 माइनस 500 किया आपने, ठीक है। अब जो भी ये क्या डेप्रीशिएबल अमाउंट आ गई, ठीक है, इसको डिवाइड किया आपने किससे, 5 ईयर्स लाइफ है। अब हाँ 5 ईयर्स लाइफ है और मैं x2 की सिर्फ डेप्रीसिएशन निकालूं क्योंकि उसने मुझसे एंट्रीज मांगी है। तो टोटल कॉस्ट पे नहीं ना लगा सकते बेटा, टोटल कॉस्ट 1500 पे 5 साल डेप्सिट 1500 5 साल पे होना है, 2000 ने 8। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, सॉरी जी। तो 1500 तो था ही, उसमें इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी ऐड होगी ना, 1761 माइनस 500, ठीक है। अच्छा ये 5 साल पे डेप्सिट मतलब डिवाइड बाई 5 किया तो ये तो पूरे साल की डेप्शन आ गई, जबकि ये तो जैकम फरवरी को आया है, तो इस साल में सिर्फ 11 महीने, ठीक है जी। कितनी डेप्शन आ गई, 231। अब अकेले की एंट्री करूं तो मैं कहूँगा डेप्शन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्शन ऑफ इंजन क्रेडिट, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हमने एक प्लांट रिकॉर्ड किया है, डेप्शन सारी निकाल के एंट्री एक ही बार करेंगे, डेप्शन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्शन ऑफ प्लांट क्रेडिट, ठीक है ना। वर्किंग का फायदा ये। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट है जी 2261 कन्वेयर बेल्ट आ गई। इसकी कोई रेजुअल वैल्यू है जी, नहीं है तो कोई बात नहीं, माफ़ी दे दो इसको। इसकी लाइफ है 8 साल और ये भी 11/12 करोगे आप, 259, ठीक है जी। और उसके बाद 1061 आखिरी बचा, ये है आपका अदर स्ट्रक्चर। इसकी रेजुअल वैल्यू है 50, लाइफ है इसकी सिर्फ 3 साल, लेकिन हमें तो इस साल में सिर्फ 11/12 डेप्रिसिएशन लेनी है, 11 महीनों की, ठीक है। तो ओके 11/12 जी बेटा 300 थे 9। भाई वो जो मैंने MCQs कहे थे ना, सारे MCQs आप जो आपकी किट के अंदर लिखा हुआ है ना, IS 16 वाले चैप्टर के आगे यहाँ से यहाँ तक कर सकते हो, क्योंकि उसके अंदर चैप्टर के अंदर IS 40 भी है, 20 भी है, 23 भी है, फिर उसने IS 36 और IS 38 के भी उसी में डाले हैं, उसी लिमिट में। तो वो सारे पढ़ लो, जिसमें IS 38 का नाम आ जाए, IS 36 का नाम आ जाए, IS 20 का, उसको छोड़ के सिर्फ IS 16 वाले आप सारे MCQs कर सकते हो। सारे आप जो है वो कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन तो इसके आते नहीं ना, इसमें तो एडजस्टमेंट पड़ती है, एडजस्टमेंट्स यही सीख रहे हैं आप, तो सारे आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सारे आप MCQs कर सकते हैं। तो मैंने भी नहीं पढ़े तब भी मुझे पता है कर सकते हैं, सिर्फ बाहर हो ही नहीं सकता इंशाल्लाह, ठीक है। वीकेंड पे करेंगे भाई ने फिर दावा कर दिया है, अब देख लो। अच्छा जी देखते हैं, इसको जरा स्मार्टू ना कर लें ऐसे कर लो भाई। डेप्रीसिएशन टोटल कितनी होगी, टोटल 700 ते हुई, थोड़ा सा ही रह गए हैं 800 में से। अच्छा अब ये डेप्शन एक्सपेंस की एक ही बार एंट्री पास करो, 31 दिसंबर 2000 X2 पे हैं जी। अगले साल की बाद में करेंगे, पहले ये साल की एंट्रीज तो पूरी कर लें, क्या ख्याल है, ठीक है। हमने इस प्लांट को रिकॉर्ड किया, उसके बाद 31 दिसंबर आया और हमने इस एसेट को, इस पूरे प्लांट को क्या कर दिया, डेप्रीशिएट, ठीक है जी। तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन ऑफ प्लांट ही क्रेडिट कर दो इकट्ठा पूरा एक ही, ताकि आपका एक ही लेजर बने जिसका नाम प्लांट हो, नोट के अंदर एक ही प्लांट नजर आए अगर PPE का नोट बना रहे हो तो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप कहाँ से ला रहे हैं जी, ये वर्किंग 1 से लाया था जी, ये भी मैं वर्किंग 1 से लाया हूँ, सब कुछ मेरा वर्किंग 1 में ही पड़ा हुआ है जी, ये मैंने एंट्री कर दी है, ठीक है। चलो ये होगी जनाब आपकी 2 साल की। अच्छा अब तीसरा साल आता है, नहीं पहले साल की होगी, दूसरा साल आता है, तो दूसरे साल की एंट्री सिर्फ क्या होगी, डेप्रीसिएशन की। ये देखो क्या दोबारा ट्रेनिंग देनी है आपने, अगर मैं
कंपैरेटिव में एंट्रीज करूं, जैसे मैं आपको आदत डाली हुई है करने की। कंपैरेटिव में सिर्फ इसलिए रखता हूं बेटा, आपने तो सफ़े के ऊपर डायरेक्ट एंट्रीज करनी है ना। वैसे तो आपको एमसीक्यूज ही आते हैं, एंट्रीज कहाँ करनी है आपने, लेकिन अगर कभी आपको एंट्रीज करनी पड़ती है तो आप तो लगातार एंट्रीज कर रहे हैं। ये तो आपके सामने एक स्केच बनाया जाता है कि हर साल आपके सामने हो ना, ठीक है। तो फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर x1 x2 x1 नहीं निकल रहा है दिमाग से, ठीक है। ये जनाब आपने एंट्रीज पास की सबसे पहले, उसके बाद आप आए अगले साल, फॉर द ईयर एंडेड आ गया x3, वो आ गया जिसका आपको इंतज़ार था। अब इस पूरे साल में आपने ना तो कोई ट्रेनिंग देनी है, ना कोई आपने प्लांट को इंस्टॉल करना है दोबारा से, सिर्फ आपने क्या करना है, ईयर एंड के ऊपर चूँकि आपने इस प्लांट को मज़ीद यूज़ कर लेना है तो इसकी मज़ीद डेप्रीसिएशन चार्ज होगी। अब चूँकि स्ट्रेट लाइन मेथड है तो मेरा नहीं दिल कर रहा कि बुक वैल्यू बनाऊं, निकालूं, लेकिन अगर वो बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स मांग लेता है, ये एमसीक्यू में पूछता है बताओ व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट एज ऑन 31 दिसंबर x2, तो ये पहले साल में आपने 1761 माइनस 231 अलग अलग भी पूछ सकता है आपसे, ऐड इकट्ठा भी पूछ सकता है। अब जब भी कभी आपको सवाल आए जिसमें कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट टेस्ट हुआ हो तो आप वर्किंग को इस फॉर्मेट पे कर लें, दुनिया जान के सारे काम इसी में हो जाने हैं। वो आपसे पूछे सिर्फ इंजन का एक्सपेंस बताओ डेप्शन का, ये लो। वो कहे टोटल एक्सपेंस बताओ इस प्लांट से रिलेटेड, ये उठा लेना। वो कहे बुक वैल्यू बताओ सिर्फ कन्वेयर बेल्ट की, ये ले लेना। टोटल प्लांट की बुक वैल्यू बताओ 31 दिसंबर x2 पे, ये उठा लेंगे। तो एक तरतीब है सवाल करने की, बस वो पकड़ लिया हमने। अब जब भी कभी ज्यादा कंपोनेंट्स वाला एक आधा तो आया तो वो तो आपने किया था प्लांट और मोटर, याद है ना, ठीक है। वो तो फिर ब्रैकेट में चल जाता है, प्लांट अलग मोटर अलग। चलो उसमें भी ऐसे ही कर सकते हो आप, ठीक है। एक मोटर है बाकी प्लांट है, तो एक फॉर्मेट मिल जाए ना तो फिर बस तरतीब पे पड़ जाती है चीज, फिर सवाल बदलता रहे, हमने सवालों को थोड़े रट्टा लगाना होता है। अच्छा, अब उसके बाद अगले साल की जब डेप्शन आएगी तो बेटा है स्ट्रेट लाइन मेथड ना, तो स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर आपका फॉर्मूला तो सेम रहता है। अच्छा ये गलत हो गया, फॉर्मूला सेम रहता है बच्चों, आपने बस ये करना है कि 11/12 नहीं करना, क्योंकि x3 के अंदर ये एसिड पूरा साल इस्तेमाल हुआ है, ठीक है जी। तो बताइए क्या आ गई डेप्रीसिएशन, 252, 283, टोटल 872। अब ये डेप्रीसिएशन की एंट्री एक ही बार जाके यहाँ पे कर दें, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन ऑफ प्लांट क्रेडिट, इकट्ठा ही, ठीक है। तो ये आ गया जनाब 872, ठीक है, वो सही है। तो होपफुली कॉन्सेप्ट आप पकड़ में आ गया, ठीक है। पकड़ को मजबूत करने के लिए आपने दबा के प्रैक्टिस करते रहना, जितने सवाल दुनिया में आपको मिले ना आप इसके आपने कर देने, मतलब आपके सामने आ जाए, यानी कि सारी दुनिया की किताबें उठा लो, मतलब आपकी रेलेवेंट बुक्स में जहाँ कहीं ये मिलेगा इंशाल्लाह अब आपको मार नहीं पड़ेगी। अब देखो ना, मैंने जब भी कोई चीज़ आपको पढ़ाई है मैं एंड तक पहुँचा के आता हूँ, एक्सट्रैक्ट्स तक पहुँचा के आता हूँ आप, ठीक है ना जी। यानी कि आप दोनों साल की इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट भी बना देता हूँ मैं, ये इतनी अच्छी फॉर्मेट वर्किंग, इतना ज़बरदस्त फॉर्मेट है कि आप कुछ भी निकाल लें अब इससे, जो मांगे आपसे, ठीक है। CA या बुक वैल्यू, ठीक है। ये जनरल एंट्रीज कहेगा तो जनरल एंट्रीज भी आपने इसी वर्किंग से की, ठीक है जी। और अगर वो आपसे कहे कि जी मुझे ज़रा अच्छा मुझे इनकम बताओ, एक्सपेंस बताओ, बैलेंस शीट, वो उसकी बजाय मैं एक्सट्रैक्ट्स बना देता हूँ, दोनों चीज़ें सामने आ जाती हैं, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे वो कहें हमसे कि PNL बना दो, यानी यही फाइनल अकाउंट्स के अंदर एडजस्टमेंट आई पड़ी हो, तो PNL के अंदर x2 और x1, नहीं यार x3 और x2, ठीक है। कंपैरेटिव रिसेंट पहले लिखते हैं ना, ठीक है। अब सिर्फ डेप्रीसिएशन एक्सपेंस आना है PNL के अंदर, पहले साल का 799 का एक्सपेंस है, दूसरे साल का 872 का। अब अगर वो आपसे ये पूछ ले MCQ में, उठा के यहाँ से लिख दो वर्किंग से, या आपको फाइनल अकाउंट्स में यही एडजस्टमेंट दे दे, यही एक एडजस्टमेंट फाइनल अकाउंट में आ सकती है,
कि आपने एक प्लांट खरीदा है, उसके 2 कंपोनेंट्स हैं, उसकी ये लाइफ्स है, ये कॉस्ट है, ये सारा काम एक वर्किंग से ही हो रहा है। जो मर्जी करते रहे, इससे एमसीक्यू पूछे आपसे आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछ रहा है, सिनेरियो बना के आपको फाइनल अकाउंट में एडजस्टमेंट दे रहा है, परवाह नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, ट्रेनिंग कॉस्ट भी आएगी, ट्रेनिंग कॉस्ट, लेकिन ये सिर्फ 1 साल में आएगी, 60 X2 में, और इधर कोई नहीं है। ठीक है जी, उसके बाद ध्यान से पढ़ना है, एमसीक्यू की बात है, वो ये भी कह सकते हैं व्हाट इज द टोटल चार्ज फॉर द ईयर X2, तो फिर आपने 60 + 799 बताना है, सिर्फ डेप्शन पूछे तो 799 बताना है। ठीक है, अच्छा उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट्स अगर बनाएं तो क्या चीज़ अब नज़र आएगी आपको, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस नज़र आएगा ना जी, है ना, तो बोलो नहीं नज़र आएगा, बी कॉन्फिडेंट, नहीं नज़र आएगा। X2 में आया था, चला गया, कहानी खत्म हो गई, हमारा तो प्लांट ही है, और वो भी क्या, बुक वैल्यू 4294, ये उठाकर लिख लोगे, वर्किंग से कोई चीज़ भी नहीं ज़रूरत पड़ी। अच्छा, जब X3 के लिए बुक वैल्यू निकालनी थी तो ओहो, ये तो निकाली नहीं मैंने। अच्छा, टोटल भी कर सकते हो, अलग अलग भी लेके चल सकते हो। बोलो जी, 1530 वाले का जी, नेक्स्ट। तो अकेले का भी कर सकते थे आप, सिर्फ वो कहता ना आपसे कि मुझे कैरिंग वैल्यू बताओ, तो टोटल में से ही माइनस कर देते टोटल एक्शन, ये भी आ जाना था। ठीक है, अच्छा अगली बात, ये बुक वैल्यू इसलिए भी निकलवाई है कि ये तो स्ट्रेट लाइन था ना, तो आपने वही 1751 1761 फिर उठा लिया। अगर रिड्यूसिंग बैलेंस होता तो बुक वैल्यू पे रेट लगता, फिर बुक वैल्यू पे रेट लगता, तो जो मर्जी होता रहे। आप बोले यहाँ रीवैल्यूएशन भी इसमें हो सकती है, पर वो है नहीं, आपके स्कोप से बाहर है। ठीक है, आप लोगों ने शायद की हो ये बड़े पेपर, 3412, ये लो जी, तो 3412 ये आ जाएगा। ठीक है जी, 4294 ये ले जी। ये जनाब आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 13 है ये। बेटा देख लो, अब आपस से फैसला कर लो, फिर मैनू एक फैसला दस दो, फिर जो मेरे लिए हुक्म होएगा, जो हुक्म मेरे वास्ते। फिर 4294 फिर सही नहीं होगा, इसको चेक करो, ये सही है। हाँ, तो यहीं से गलती हुई थी, 428। ठीक है, तो यहाँ पे भी 428। तो क्वेश्चन नंबर कौन, 13, ये कॉस्ट कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट अगर हो तो ठीक है, अगर किसी एसिड की कॉस्ट के कंपोनेंट्स हों बस ठीक है, तो उसकी लाइफ, उसकी कॉस्ट अलग अलग हो, सिग्निफिकेंट हो, तो आपने इस तरह से ये वर्किंग कर लेनी है। बाकी फिर उस हिसाब से जो मांगे वो करते रहें। नए पीडीएफ में भाई ऑनलाइन वालों ये 14 है, आपको तो नया पीडीएफ ही मिलेगा। डन जी, चल अच्छा जी, अब ये हैंड आउट तो ख़त्म हो गया है, लेकिन मैंने आपके लिए अब हैंड आउट नया बना दिया है। इसके अंदर मैं एक छोटी सी चीज़ और भी आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ, ताकि फिर इसकी कहानी ख़त्म करें और IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को स्टार्ट कर सकें। इस हैंड आउट के अंदर आपको ये 10 का फैराडे का सोल्यूशन भी मिल गया, ठीक है जी, और यहाँ तक बात हो गई हुई है। ये बस क्वेश्चन नंबर ज़रा रिवाइज हो गया है। उसकी वजह यह है कि जो कल आपको मैंने KL वाला सवाल करवाया था वो हैंड आउट के अंदर मैंने डाल दिया था। ऑनलाइन वालों के सामने तो हो गई है हैंड आउट, उनको परेशानी की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये भी है कि अगर आप खुद एसेट बना लें, चाहे ये बिल्डिंग है चाहे कोई और मूवेबल एसेट है, तो ये खुद भी बना सकते हैं। तो ज़रा इसको पढ़ें, एग्जाम्पल को पढ़ें और एजाज भाई पार्ट 2 स्टार्ट